नमस्ते बच्चों। तीसरे पार्ट के 7वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने तीसरा पार्ट पूरा कर लिया था। आज हम इस तीसरे पार्ट के प्रश्नों को देखेंगे। संलग्न चित्र में घर में विद्युत उपकरण परिपथ में संयोजित किए गए दिखाई दे रहे हैं। इस आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपकी बुक में आकृति बनी हुई है, उस आकृति को देखना है और सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पढ़ाते समय ही मैंने बताया था कि अपने घरों के उपकरण किस पद्धति द्वारा जोड़े जाते हैं या घर में विद्युत का संयोजन किस प्रकार से होता है। तो इसका उत्तर है समांतर क्रम में। घर के विद्युत उपकरण कौन से क्रम में संयोजित किए गए हैं? उत्तर क्या है? समांतर क्रम में। अगला प्रश्न है, सभी उपकरणों पर विभवांतर कैसा है? और आगे प्रश्न कैसा है? तो जब समांतर क्रम में उपकरणों को जोड़ा जाता है तो सभी का विभवांतर कैसा होता है? एक समान। तो आपको उत्तर क्या लिखना है? सभी का विभवांतर एक समान होगा। आगे है, क्या उपकरणों में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा समान होती है? उत्तर का समर्थन कीजिए। तो समांतर क्रम में जब विद्युत उपकरण जोड़े जाते हैं तो प्रत्येक उपकरण में से अलग अलग विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? नहीं, सभी उपकरणों में से एक जैसी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि सभी में से अलग अलग विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, घर में विद्युत परिपथ का संयोजन इस पद्धति द्वारा क्यों किया जाता है? तो घर में विद्युत परिपथ का संयोजन समांतर क्रम पद्धति द्वारा इसलिए किया जाता है क्योंकि समांतर क्रम पद्धति द्वारा उपकरणों को संयोजित करने पर एक तो है पहला पॉइंट कि एक उपकरण अगर खराब हो गया तो बाकी के उपकरण कार्य कर सकते हैं। दूसरा है, कुल प्रतिरोध को कम करने के लिए घर में सभी उपकरणों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्या इन उपकरणों में से टीवी बंद पड़ने पर संपूर्ण परिपथ खंडित होगा? उत्तर का समर्थन कीजिए। इन उपकरणों में से अगर टीवी बंद भी पड़ जाए तो संपूर्ण परिपथ खंडित नहीं होगा, क्योंकि सभी उपकरण समांतर क्रम द्वारा संयोजित किए गए हैं, जिनमें सभी उपकरणों में से अलग अलग विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसलिए अगर एक उपकरण बंद भी पड़ जाए तो बाकी के उपकरण अपना कार्य करते रहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, आपकी बुक में आकृति दी हुई है और विद्युत परिपथ में संयोजित किए जाने वाले घटकों के चिन्ह नीचे दिए गए हैं। उन्हें आकृति में उचित स्थान पर संयोजित करना है। तो ये आकृति मैंने यहाँ बनाई है। इसमें अलग अलग चीज़ों को संयोजित करना है। तो ओम के नियम के अनुसार जो उपकरण वाली आकृति आपकी बुक में थी, सेम उसी तरह से इसे संयोजित करना है। तो अब यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा? सेल जोड़ सकते हैं। सेल का एक डंडा बड़ा और दूसरा छोटा, ये प्लस और ये माइनस। यहाँ पे कुंजी और यहाँ पे आ जाएगा आपका अमीटर यानी ए। यहाँ पे आ जाएगा प्रतिरोध और यहाँ आ जाएगा आपका वोल्ट मीटर। माइनस, इधर प्लस और इधर माइनस, इसमें भी इधर प्लस और इधर माइनस। और यहाँ पे कुंजी को बंद दिखाएंगे। कुंजी बंद है यानी विद्युत धारा का प्रवाह शुरू है।
विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस तरह से आपको सभी उपकरणों को संयोजित करना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है बच्चों, यहाँ दिया हुआ है उमेश के पास 15 वाट और 30 वाट प्रतिरोध वाले, तो वाट की जगह पे आप ओम लिख देंगे, ओम का चिन्ह बना दीजिएगा। 2 बल्ब हैं, उसे उन बल्बों को परिपथ में संयोजित करना है, परंतु उसने वे बल्ब एक से एक क्रमशः जोड़े तो वे खराब हो जाते हैं। 2 बल्ब हैं, एक 15 ओम का और दूसरा 30 ओम का, दोनों को क्रम से संयोजित किया एक के बाद एक तो खराब हो जाते हैं। अब प्रश्न यहाँ पे है, उसे बल्ब जोड़ते समय कौन सी पद्धति का उपयोग करना चाहिए? एक के बाद एक क्रम से जोड़े, यानी श्रेणी क्रम में जोड़े, और जब श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो एक खराब हुआ तो दूसरा भी काम नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में उसे बल्ब कौन सी क्रम में जोड़ना चाहिए? तो इसका उत्तर आएगा समांतर क्रम में। कौन से क्रम में? समांतर। पूरा उत्तर लिखेंगे आप। और दूसरा प्रश्न जो है उसका उत्तर आपके पेज नंबर 42 पे है किताब में, तो वहाँ ऊपर दिए हुए हैं समांतर क्रम संयोजन की विशेषताएं करके दिया हुआ है, तो वो 5 विशेषताएं पांचों आपको लिखनी है। उसके बाद उसी में तीसरे प्रश्न का तीसरा, इस पद्धति से बल्ब संयोजित करने पर परिपथ का परिणामी प्रतिरोध कितना होगा? किस पद्धति से? समांतर क्रम पद्धति से। तो समांतर क्रम के लिए हमारे पास सूत्र था बच्चों, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे R1 कितना दिया हुआ है? 15 ओम, और R2 कितना दिया हुआ है? 30 ओम। तो इसके अनुसार ये सूत्र लिख दिया, सूत्र में R1 का मान रख दिया और R2 का मान रख दिया। अब इस सूत्र को आगे हल किया तो इन दोनों का लसावी लेना है। दोनों का लसावी कितना है? 30। 15 का भाग 30 में दिया, कितनी बार गया? 2 बार। उस 2 को 1 से गुणा किया, यानी 2 एकम 2। 30 का भाग 30 में दिया, 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा किया 1। इन दोनों को जोड़ दिया, 3/30। कट गई संख्या, 3 एकम 3 और 3 दहाई में 30, तो 1/10। उल्टा कर दिया, RP बराबर 10, तो हमारे पास उत्तर क्या है? 10 ओम। तो इन दोनों बल्बों को समांतर क्रम में संयोजित करने पर कुल प्रतिरोध का मान कितना आएगा? 10 ओम आएगा। बच्चों आगे चौथा प्रश्न आपकी बुक में दिया हुआ है, नीचे दी गई तालिका में विद्युत धारा एम्पियर में और विभवांतर V में दिया गया है, यानी वोल्ट में दिया गया है। तो तालिका के आधार पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, उन तीनों प्रश्नों को हल करना है। तालिका यहाँ मैंने बना दी है V और I, ठीक है। तालिका के आधार पर औसत प्रतिरोध ज्ञात करना है। औसत प्रतिरोध हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे, तो पहले हर एक का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, तीनों का। ये पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग और ये तीसरी रीडिंग। तो पहली रीडिंग के आधार पर R1 का मान ज्ञात करेंगे, तो ये V1 हो जाएगा और ये I1। तो V1/I1 यानी V कितना है? 4 और I1 कितना है? 9। 4 में 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.44 ओम, लगभग इतना आएगा। R2 का मान ज्ञात करेंगे तो सूत्र हमारे पास हो जाएगा V2/I2। V2 कितना है? 5 और I2 कितना है? 11.25। जब दशमलव हटेगा तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो ऊपर 2 शून्य लग जाते हैं। और इस 500 में 1125 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या उत्तर प्राप्त होगा? 0.444। इस तरह से आता ही जाएगा, तो लगभग हम इतना लिख लेते हैं। तीसरा R3 का मान ज्ञात करेंगे तो V3/I3। V3 कितना है? 6 और I3 कितना है? 13.5। दशमलव यहाँ से हटेगा तो दशमलव के बाद 1 अंक है,
इसलिए एक शून्य यहाँ ऊपर लग जाएगा। तो 60 में 135 का भाग देंगे तो हमारे पास उत्तर क्या प्राप्त आएगा? 0.44 ओम। अब इन सभी का सबका मान सेम है, इसलिए औसत प्रतिरोध भी क्या आएगा? 0.44 ओम ही आएगा। उसके बाद प्रश्न पूछा गया है, विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच आलेख का स्वरूप कैसा होगा? तो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच आलेख का स्वरूप एक सीधी रेखा के रूप में इस तरह से प्राप्त होगा। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष और यहाँ पे शून्य। तो विभवांतर और विद्युत धारा के बीच इस तरह की सीधी लाइन प्राप्त होती है। तो बच्चों दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या है? विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच आलेख का स्वरूप एक सीधी सरल रेखा के रूप में होता है। और तीसरा प्रश्न पूछा गया है, कौन सा नियम सत्य होता है, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रयोग द्वारा या इस प्रश्न में R कांस्टेंट है यानी स्थिर है। यहाँ पे V1/I1 बराबर किसके? V2/I2 के। और तीसरा V3/I3 के है, अर्थात V समानुपाती I। और ये किसका सूत्र है? ओम के नियम का। तो कौन सा नियम सिद्ध होता है? ओम का नियम स्पष्ट होता है। अगला प्रश्न है बच्चों आपके, इसमें जोड़ियां मिलाइए। यहाँ बच्चों ये है जोड़ियां मिलाओ का उत्तर, ये आप लिख लेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन का है क्षीण बलों से आबद्ध। विद्युत धारा का I बराबर V/R होता है, तो V/R। और प्रतिरोधकता VA/LI। श्रेणी क्रम संयोजन यानी परिपथ का प्रतिरोध बढ़ाना। अब अगला प्रश्न है आपके, इसमें प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में क्या है? X लंबाई के चालक का प्रतिरोध R स्मॉल r व उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल स्मॉल a है, तो चालक की प्रतिरोधकता कितनी होगी और उसे कौन सी इकाई में मापा जाता है? तो प्रतिरोधकता ज्ञात करने के लिए बच्चों हमने ये सूत्र पढ़ा था, रो बराबर RA/L। L यहाँ पे आपकी बुक में कैपिटल L दिया हुआ है, पर उसे स्मॉल l में लिखना है। प्रश्नानुसार क्या दिया है? प्रश्न में दिया है R बराबर स्मॉल r दिया है, A बराबर क्या दिया है? स्मॉल a, और L बराबर दिया है x। तो यही सारे मान इस सूत्र के अंदर रख देंगे। तो रो बराबर इस R की जगह पे ये R रख दिया, A की जगह पे स्मॉल a और L की जगह पे x। तो हमारे पास सूत्र क्या प्राप्त हुआ? रो बराबर RA/x। रो बराबर RA/x। और प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होती है, इसलिए प्रतिरोधकता को ओम मीटर इस इकाई में मापा जाता है। से 7वां प्रश्न जो है इस साल के लिए वो परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए उसे नहीं करना है। अब आ जाते हैं 8वें प्रश्न पे। 8वें प्रश्न में दिया क्या है? X1, X2, X3 परिमाण के 3 प्रतिरोधकों को विद्युत परिपथ में विभिन्न पद्धतियों से संयोजित करने पर प्राप्त होने वाले गुणधर्मों की सूची नीचे दी गई है। उन्हें कौन कौन से संयोजन में जोड़ा गया है लिखना है। I जो है वो विद्युत धारा को प्रदर्शित कर रहा है, V विभवांतर को, और X परिणामी प्रतिरोध को प्रदर्शित कर रहा है। तो पहला प्रश्न है, X1, X2, X3 में से I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो हर एक प्रतिरोध में से एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये किस संयोजन में जुड़े हुए हैं? तो इसका उत्तर आएगा श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में ही सभी प्रतिरोधों में से एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, X से
x1, x2, x3 बड़ा है। x परिणामी प्रतिरोध है, इससे x1 बड़ा है, x2 भी बड़ा है और x3 भी बड़ा है। यानी x जो है एक तरह से कैसे कह सकते हैं, क्या है, छोटा। तो x कब छोटा होता है? जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो इस दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? समांतर क्रम। अब तीसरा प्रश्न है, x से x1, x2, x3 छोटा है। तो x से x1 छोटा है, x से x2 भी छोटा है और x से x3 भी छोटा है। यानी ये x क्या है? बड़ा है। x जब बड़ा होता है, कब बड़ा होता है? x यानी परिणामी प्रतिरोध, और परिणामी प्रतिरोध कब बड़ा होता है? जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या आएगा? श्रेणी क्रम। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, x1, x2 और x3 के मध्य विभवांतर समान है। विभवांतर कब समान होता है? जब प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, तो सभी प्रतिरोधकों का विभवांतर समान होता है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? समांतर क्रम। अगला प्रश्न है, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3। तो ये आपको पहले ही मैंने बताया है, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3। तो ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम। अगला प्रश्न है, x बराबर 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3। तो ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं? यहाँ पे हम अक्षांतर कर रहे हैं, ये इधर आ जाएगा और ये उसकी जगह पर ले आते फिर देखते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 बराबर, ये सारा इधर चला गया, ये यहाँ आ रहा है, तो 1/x। किस क्रम में जुड़ा हुआ है? समांतर क्रम में। तो उसका उत्तर क्या आएगा? समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। बच्चों, 9वें प्रश्न का पहले प्रश्न को हम यहाँ पे देखते हैं। 1 मीटर नाइक्रोम तार का प्रतिरोध 6 ओम है। तार की लंबाई 70 सेंटीमीटर करने पर तार का प्रतिरोध कितना होगा? ये सूत्र आपने पढ़ा है प्रतिरोधकता वाले के अंदर। R बराबर प्रतिरोधकता L/A। अब यहाँ पे प्रतिरोधकता किसकी है? नाइक्रोम के तार की। तो नाइक्रोम के तार की प्रतिरोधकता आपके बुक में पीले रंग के बॉक्स में ऊपर दी हुई है। और यहाँ पे A यानी उस तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो प्रतिरोधकता और क्षेत्रफल दोनों समान हैं, क्योंकि तार वही है, 1 मीटर का तार है। उस तार की लंबाई को कम कर दिया, यानी 70 सेंटीमीटर कर दिया। तार तो वही है, दोनों समान हैं, तो ये दोनों का मान एक ही रहेगा, कट जाएंगे दोनों। तो हमारे पास सूत्र क्या प्राप्त होगा? R बराबर L, या R समानुपाती L। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? R1 दिया हुआ है, 1 मीटर तार है, तो लंबाई कितनी है? 1 मीटर, और R1 कितना है? 6 ओम। अब उस तार की लंबाई 70 सेंटीमीटर कर दी, यानी L2 बराबर 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना पड़ेगा।
और जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं। तो हमारे पास कितना प्राप्त हुआ? 0.7 मीटर। उस तार की का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, यानी R2 बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र हमारे पास बनता है R2/R1 बराबर L2/L1। ये सारे मान इस सूत्र में रख देने पर पहले हम R2 का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र बना देंगे। तो R2 बराबर, इसको यहाँ ले जाएंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो R2 बराबर L2 गुणा R1/L1। अब इन सब के मान रख देंगे। L2 का मान कितना है? 0.7 मीटर। और R1 कितना है? 6 ओम। और L1 कितना है? 1। 0.7 को 6 से गुणा किया, 7×6 42, और एक अंक से पहले दशमलव लगा दिया। तो हमारे पास मान क्या प्राप्त हुआ? R2 का 4.2 ओम। यानी तार का प्रतिरोध कितना होगा? तार का प्रतिरोध 4.2 ओम होगा। एक लास्ट उदाहरण और देख लेते हैं बच्चों। एक चालक तार से 420 कूलाम विद्युत आवेश 5 मिनट तक प्रवाहित होता है, तो इस तार में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी होगी? तो यहाँ प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है? Q यानी विद्युत आवेश कितना दिया हुआ है? 420 कूलाम लिख दिया हमने। फिर समय दिया हुआ है 5 मिनट। तो बच्चों ये तो है कूलाम, तो इसे हमें मिनट को किस में चेंज करना है? सेकंड में। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे? उस 5 को 60 से गुणा कर देंगे, यानी 300 सेकंड। और पूछा क्या गया है? प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी होगी, यानी I बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र है हमारे पास I बराबर Q/T। इस सूत्र में ये सारे मान रख दिए। Q का मान कितना है? 420। T का मान कितना है? 300। 0 से 0 कट गई, 42/30। 42 में 30 का भाग देंगे तो हमारे पास उत्तर क्या प्राप्त होगा? 1.4। और ये विद्युत धारा, इसलिए उसकी इकाई क्या होगी? एम्पियर। तो प्रश्न में पूछा है तार में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी होगी, तो आपको उत्तर लिखना है। तो तार में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 1.4 एम्पियर होगी। अब बच्चों एक प्रश्न इसमें रह गया है, बड़ा है, तो वीडियो भी बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए उसे बाद में हम रिवीजन के समय हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।